हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सीवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे। अक्सर लोग ये परेशान होते हैं कि साहब हमारा मुकदमा लिखा 1 साल हो गया, उसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुई। देखिए, आज बात करेंगे हम दोनों पक्षों में। कहने का ये मतलब है कि अभियुक्त पक्ष में भी बात होगी और बात होगी वादी पक्ष की भी, जिसने मुकदमा लिखाया है। तो पहले बात कर लेते हैं जिसने मुकदमा लिखाया है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि 498 अर्थात दहेज का मामला जो लिखाया जाता है, दहेज का मुकदमा जब लिखाया जाता है तो वादिनी बहुत खुश होती है, लेकिन लिखा देने के बाद वो फिर झेलना शुरू कर देती है। कैसे? कि भाई उसमें चार्जशीट फाइल नहीं हो रही है, लोग जेल नहीं जा रहे हैं। तो जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हो रही है, जेल जाने वाली बात तो अलग की बात है। चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हो रही, सबसे बड़ी बात क्यों? क्योंकि जब चार्जशीट फाइल नहीं होगी तो कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, कॉग्निजेंस नहीं लेगा मजिस्ट्रेट। जब मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेगा तो सम्मन नहीं जाएगा, वारंट नहीं जाएगा, तो आदमी जेल कैसे जाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि देखिए, अगर जेल जाने की बात अगर है तो संगीन मामला है, जब संज्ञेय मामला है, हीनियस क्राइम है, जैसे 376 हो गया, 302 हो गया, तो इसमें चार्जशीट फाइल हो या न हो, आदमी ऐसे भी जेल चला जाएगा। आईओ की ये जिम्मेदारी है, मुकदमा लिखते ही उसको जेल भेजे। अब जैसे 498A, 323, 504, 506 और 3/4 DP एक्ट, ये सब अगर मामले हैं तो इसमें चूंकि आप जानते हैं 7 साल से कम की सजा वाले मामले हैं, तो इसमें आज जेल आदमी नहीं जाएगा, अभियुक्त जेल डायरेक्ट नहीं जाएगा। लेकिन इसी के साथ अगर 313 ऐड है, 354 ऐड है, 376 या 377 ऐड है, तो 100% चार्जशीट से कोई मतलब नहीं है, तुरंत गिरफ्तारी है, तुरंत जेल भेजना चाहिए। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि न तो आदमी जेल जाता है और न ही आदमी जो है उसके मुकदमे में चार्जशीट फाइल होती है। तो ऐसी पीड़िताओं के लिए सबसे पहला काम करना क्या चाहिए? अगर आप मुकदमा लिखा चुकी हैं, मुकदमा दर्ज करा चुकी हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो आपके लिए मैं पहला बता दूं रास्ता कि आप उस एफआईआर को लगाते हुए एक एप्लीकेशन लिखिए। उस एप्लीकेशन को जाके अपने उच्च अधिकारियों को दीजिए, थाने पर मत दीजिए। थाने पे वैसे भी एफआईआर दर्ज है, कुछ नहीं होने वाला है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अर्थात एसएसपी को दीजिए, एसपी को दीजिए, अगर कमिश्नरेट है तो एसीपी को दीजिए, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर को दीजिए। मतलब ये कि वरिष्ठ अधिकारियों को जाके दीजिए कि साहब इसमें इतना इतना टाइम हो गया है, 90 दिन से ज़्यादा हो गया है, या 6 महीने से ज़्यादा हो गया, या साल भर ज़्यादा हो गया, आज तक ना तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, ना तो आज तक जो है चार्जशीट फाइल हुई, न इसमें कोई हमारे गवाही ली गई, बयान लिए गए, कोई जांच इंक्वायरी इसमें नहीं हो रही है। तो 100% उसमें चार्जशीट जल्दी से जल्दी फाइल हो जाएगी। ये आपका पहला रास्ता है। दूसरा ये कि अगर काम फिर भी नहीं चल पा रहा है, कोई मतलब नहीं, पैसा वैसा लेके साठ-गांठ करके अभियुक्त से सब काम चल रहा है, हालांकि सभी मामलों में ऐसा नहीं होता ना, सभी करप्ट होते हैं, लोग ईमानदार होते हैं, टाइम से विवेचना करके कोर्ट को फाइल भेज देते हैं, रिपोर्ट भेज देते हैं। लेकिन अगर आपके मुकदमे में ऐसा नहीं हो रहा है तो भी अगर एप्लीकेशन देने के बाद भी कुछ नहीं समझ में आया, तब आप सीधे हाई कोर्ट का रुख करिए। गारंटी है कि आईओ तलब हो जाएगा, अर्थात दरोगा अपने आप, वहाँ हाई कोर्ट ने उसको बुलाना है अपने आप, हाई कोर्ट बुला लेगी, भैया आप जवाब दो। और हाई कोर्ट जब बुलाएगी तो दरोगा को नहीं बुलाती है, ज़्यादा मामलों में सीधे वरिष्ठ अधिकारी अर्थात एसएसपी को बुलाएगी, सीओ को बुलाएगी। क्या हो भाई, क्यों, क्या बात है? अगर मामला 376 वगैरह है, न चार्जशीट फाइल हुई न गिरफ्तारी, तो गारंटी है कि आईओ की शामत गुजर गई, इसमें कोई दो राय नहीं, परेशान हो जाएगा। अगर आप हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट अगर चले गए, अगर हीनियस क्राइम 302 है, 376 है, इन सब 354 है, अगर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ठीक है, और बिल्कुल गिरफ्तारी ना करते हुए न चार्जशीट टाइम पे फाइल हो रही है, डीपीएस एक्ट है, तमाम ऐसे मुकदमे हैं, तो दिक्कत हो सकती है आईओ।
तो ये आपका दूसरा रास्ता। अब सवाल ये है, अभी वादी की ही मैं बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि चार्जशीट फाइल हो गई जल्दी जल्दी में, या जल्दी जल्दी में नहीं तो 6 महीने भले फाइल हुई, लेकिन वो गलत हो गई। गलत क्या हो गई? जितने लोगों का आपने नाम बताया उतने लोगों की नहीं है, नाम काट दिया गया है। चलिए नाम काटा नहीं गया है, अगर नाम फिर भी जितना नाम है उतना ही है, लेकिन सही जांच नहीं करी गई है, तो भी आप धारा 173 सब क्लास 8 सीआरपीसी में री इन्वेस्टिगेशन पुनः विवेचना कराने का आदेश ले सकते हैं कोर्ट से। ये अब चलिए, ये तो रही बात वादी की तरफ से। अब बात कर लेते हैं कि अगर अभियुक्त है, एक चीज और वादी की तरफ से, वो री इन्वेस्टिगेशन किस ग्राउंड पे होगी, आप उसको भी जरा 1 मिनट के लिए समझ लें भाई, उसको भी समझना जरूरी है। जो री इन्वेस्टिगेशन होगी वो किस ग्राउंड पे होगी। अब ऐसे तो नहीं है कि भाई हवा में हो जाएगी। जो हमने बताया धारा 173 सब क्लास 8 सीआरपीसी की, तो उसमें एक केस था, आपको बताते चले, उस केस का भी जिक्र कर दें, ताकि जब अगर री इन्वेस्टिगेशन का आवेदन दें, अगर कोर्ट रिजेक्ट करे या स्वीकार करे या ना माने, तो आप उसका हवाला दे सकते हैं। ये हमारे नए अधिवक्ता बंधुओं के भी काम की बात है। एक केस है किशन लाल बनाम धर्मेंद्र बाफना, ये सन 2009 का केस है। सन 2009 7 SCC 685 पेज नंबर। इस केस में साफ साफ ये कहा गया कि जांच पुनः की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन पुनः कराने का आदेश भी दिया जा सकता है। वो क्या आदेश होना चाहिए, किन ग्राउंड्स पे होना चाहिए? चलिए, पहला नंबर, यदि मामले में नए तथ्य सामने आ गए हों, अगर जो मामला है उसमें नए तथ्य सामने आ गए हों, प्रकाश में आ गए हों, पहला ग्राउंड। दूसरा ये कि यदि वरिष्ठ न्यायालय इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि मामले में किया गया अन्वेषण कलुषित या अनुचित है। कहने का मतलब, जो वरिष्ठ न्यायालय है वो इस आदेश या इस विचार पर पहुंचता है कि भाई जो इसमें दिया गया है, ये मामले में अन्वेषण किया गया है वो अनुचित है, वो गलत है, तो भी इसका आदेश मिल जाएगा। तीसरा आपको बता दें, यदि वरिष्ठ न्यायालय को ये अनुभव होता है कि न्यायिक दृष्टि से पुनः अन्वेषण कराना न्यायोचित एवं न्याय संगत है, जरूरी है उचित न्याय के लिए कि इसकी जांच पुनः कराया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है, तो ऐसे मामलों में वो री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकती है, पुनः विवेचना करा सकती है।